मैं प्राध्यापक चंद्रकांत जाधव, चंद्रभागाबाई अलगुलवार कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापुर। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी पाठ क्रमांक 1 जो पद्य है नवनिर्माण कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का, उस पद्य पर आधारित स्वाध्याय को लिख लेने वाले। हमारे लिए स्वाध्याय में आकलन, शब्द संपदा, इसके अलावा अभिव्यक्ति, इस पर कृतियाँ हमेशा पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें आरंभ करना है। पहली जो कृति है आकलन कृति। आकलन कृति में पहला जो है उसमें कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला जो कृति आपको करना है, बल किसके लिए होता है। यहाँ पर कृति है न कि प्रश्न। तो कृति करने के लिए कहा गया है, तो हमें कृति करना है। बल किसके लिए होता है, बल किसके लिए होता है। उसमें पहला है पीड़ित को बचाने के लिए, दूसरा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए। उसमें आ जो है जिसे मंजिल का पता है वह, यह कृति है, यहाँ पर प्रश्न नहीं है। यानी जिसे मंजिल का पता है वह, उसके उत्तर 2 है। पथ के संकट को सहता है, दूसरा वह स्वयं अपना इतिहास लिखता है। अब हमें शब्द संपदा में देखना है। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर अर्थपूर्ण वाक्य कीजिए। हमें पहला शब्द दिया गया है नीति, उसे उपसर्ग युक्त अनीति वाक्य में उस शब्द को प्रयोग करना है। अनीति से किसी का भी भला नहीं होता। दूसरा शब्द है बल, यानी वह उपसर्ग युक्त शब्द सबल, स पहले लग गया उपसर्ग, इसलिए सबल, उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह होगा, सबल मनुष्य को कोई हरा नहीं सकता। अब तीसरी जो कृति है अभिव्यक्ति का, यानी स्वमत। यहाँ पर प्रश्न है स्वमत के लिए, आप उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या है, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस तरह का प्रश्न, इस पर आप लोगों को स्वमत लिखना है। 10 से 12 पंक्तियों में आप लोगों का स्वमत होना चाहिए। मैं उत्तर के तौर पर एक नमूना आपके सामने रख रहा हूँ, वो इस तरह है। सफलता प्राप्त करने हेतु मेहनत करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारा वह निर्धारित किया हुआ लक्ष्य संभव होना चाहिए, अर्थात हमारा लक्ष्य विचारों से प्रत्यक्ष कृति में रूपांतरित होना चाहिए। निर्धारित किया हुआ लक्ष्य अर्थात हमारा उद्देश्य हितकारी होना चाहिए। हमारे द्वारा सभी का कल्याण होना चाहिए। मनुष्य को लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए, मेहनत करते हुए अपने यथार्थ धरातल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मंजिल को प्राप्त करने हेतु हम आकाश में चले जाएं, कितनी ऊंचाइयों पर चले जाएं, विदेश में चले जाएं, हम स्वच्छंद उड़ान भरे। हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा जो लगाव, आत्मीयता, अपनापन ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। मनुष्य को और अपने आधार को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों ने हमें सुखी बनाने के लिए, विकास करने के लिए, हमारे जीवन का नवनिर्माण करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके उस उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चिड़िया चाहे आकाश में क्यों न उड़ती हो, किंतु दाना उसे जमीन पर ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार ही हमारी कल्पना, उनकी उड़ान चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अपनी उस कल्पना को वास्तविकता में साकार करने हेतु, अपने विचारों को कृति में परिवर्तन करने हेतु हमें यथार्थ की जमीन पर उतरना ही होगा। मनुष्य चाहे कितने भी बड़े बड़े सपने देखे, चाहे कितनी भी बड़ी वैचारिक उड़ानें भरे, सफलता प्राप्त करें, लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तभी तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। मनुष्य दुख में कभी ना घबराए, लेकिन सुख, सफलता, यश मिलने पर मनुष्य को अपनी मातृभूमि, अपने लोगों, अपने देश को, अपने देशवासियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। यह पहला स्वमत का प्रश्न था। अब दूसरा स्वमत है,
समाज का नवनिर्माण विकास के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार 10 से 12 पंक्तियों में लिखिए। यानी समाज का नवनिर्माण विकास के सहयोग से ही संभव है। तो इस पर स्वमत का उदाहरण इस तरह रहेगा, आप उसमें अपने स्वमत को भी रख सकते हैं। हमारे भारत में सदियों पूर्व से ईश्वर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को पूजा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तात्पर्य यह है कि वे दोनों साथ चलकर, साथ मिलकर सफलता पा सकते हैं, जिससे परिवार, समाज, देश की उन्नति होती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज का रथ के दो पहिए हैं। किसी एक का अभाव असंतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है। फिर ऐसा असंतुलित रहा था कितनी दूर जाएगा। वास्तव में नर और नारी दोनों ही ऊर्जा शक्ति के असाधारण मानसिक शारीरिक शक्ति के स्वामी हैं। दोनों के सहयोग से समाज का नवनिर्माण संभव है। नर नारी दोनों ही अपने कर्तव्य को, जिम्मेदारियों को निभाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। वे दोनों जीवन साथी हैं। संघर्ष करते हुए वे दोनों कांटों का ताज धारण करेंगे। उन दोनों ने समाज के विकास में अपना योगदान दिया है। स्त्री संस्कारों की देवी है तो पुरुष आधारशिला है। स्त्री अपने घर स्वर्ग के समान सुखी बनाती है तो पुरुष मेहनत करके जीवन की संपूर्ण सुख सुविधाओं की पूर्ति करता है। स्त्री ज्ञान, सत्य, त्याग, संयम की प्रतिमूर्ति है तो पुरुष आत्मसमर्पण, त्याग, सदाचार, दान, सहयोग, सेवा की मूर्ति है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। दोनों मिलकर प्रगतिशील समाज की रचना करेंगे। एक ऐसे समाज का निर्माण जिस समाज में सुख, शांति, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास होगा, तभी स्वावलंबी स्वयंपूर्ण समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा, समाज में उच्च नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। समाज के सभी लोग समानता व समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे। इस प्रकार समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। अगला प्रश्न है, हमें पद विभाग पर रसास्वादन के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कुछ मुद्दों के आधार पर हमें रसास्वादन करना पड़ता है काव्य पंक्तियों का। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि नवनिर्माण कविता का रसास्वादन के लिए हमें कुछ मुद्दों के आधार पर किस तरह रसास्वादन कर सकते हैं। रसास्वादन के जो मुद्दे हैं उसमें पहला है रचनाकार का नाम या रचना का नाम। रचना का नाम यानी कविता या पद्य या गद्य जो होता है उसका नाम, यानी नवनिर्माण। दूसरा मुद्दा है रचनाकार का नाम, कवि त्रिलोचन शास्त्री। अब हमें तीसरे मुद्दे के आधार पर लिखना है पसंद की पंक्तियाँ, यानी आपने रसास्वादन के लिए जिन पंक्तियों को चुना है वह क्यों पसंद आते हैं, किस कारण, कौन सी पंक्तियाँ उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया गया है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। इन काव्य पंक्तियों का हमें रसास्वादन करना है। पहले उसमें क्रमांक 4 पर जो मुद्दा आता है पंक्तियाँ पसंद आने का कारण। आपने इन पंक्तियों को चुना, पसंद आए हुए पंक्तियों को चुना। अब ये पंक्तियाँ क्यों पसंद आते हैं उनके कारणों को यहाँ पर लिखना है। ये उदाहरण के तौर पर हमें देखना है। देखिए, उपयुक्त पंक्तियों का कारण हमें यहाँ पर लिखना है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त सफलता प्राप्त करने हेतु मेहनत करने की प्रेरणा बहुत ही पसंद आई है। प्रस्तुत पंक्तियां हमें मंजिल अर्थात सफलता प्राप्त करने की, अपना जीवन विकास करने की प्रेरणा देती है। जीवन में जिसे अपनी मंजिल का, अपने जीवन के उद्देश्य का पता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना कर सफलता प्राप्त कर लेता है। वह सफलता के उच्च शिखर पर विराजमान हो जाता है। और ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है। इनके गौरव की चर्चा, वर्णन इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है। इस प्रकार सफलता प्राप्त करने हेतु मेहनत करने की प्रेरणा प्रस्तुत पंक्तियों में मिलता है। इस कारण मुझे यह पंक्तियां पसंद आई है। अब 5वां मुद्दा जो है
कविता का केंद्रीय भाव, यानी इस कविता का जो केंद्रीय भाव क्या है, संदेश क्या है, हमें देखना। यानी जो पंक्तियां हमें दी उसी के आधार पर हमें करना। नवनिर्माण कविता का केंद्रीय भाव आशावाद, सकारात्मक दृष्टिकोण, सफलता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने की प्रेरणा है। ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपने बल का सदुपयोग करना, समाज में मानवता एवं समता स्थापित करना है। मनुष्य को सदाचार सत्य की राह पर चलना चाहिए। प्रस्तुत नवनिर्माण कविता में कवि की भावना और विश्वास लक्षित होता है। कवि ने शोषित पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाने की बात कही है। समाज का विकास करने हेतु कवि मानवीय शक्ति को आह्वान करते हैं। प्रस्तुत कविता जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित है। कवि का मानना है कि स्वतंत्रता, समानता तथा मानवता को स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने की प्रेरणा दी है। कवि त्याग, स्नेह, क्षमा, बंधुता एवं सह अस्तित्व को महत्व देते हैं। अपने मातृभूमि के प्रति कवि के मन में प्रेम और लगाव है। सफलता प्राप्त करने हेतु कवि का दृष्टिकोण हमेशा आशावादी रहा है। कवि ने दुखियों की सेवा करने की एवं दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपने बल का प्रयोग करने की बात कही है। कवि के अनुसार हमें प्रेम, सदाचार एवं सत्य की राह पर चलना चाहिए। नर और नारी दोनों मिलकर समाज का विकास करेंगे, समाज का नवनिर्माण करेंगे। प्रस्तुत कविता में समाज विकास करने हेतु कवि का समानता, मानवता, बंधुता, सहकार्य, देश प्रेम एवं समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। अब हमें इस पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए भी प्रश्न होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे, चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यानी यह कवि परिचय, कवि परिचय, पाठ परिचय, विधा परिचय के आधार पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। यानी चतुष्पदी यानी क्या, उसके क्या लक्षण है। उसमें पहला लक्षण है इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरण के मात्रा, भाव और लय समान होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा चरण तुकांत होता है। तीसरा चरण अतुकांत होता है। यह चतुष्पदी के लक्षण है। अब उसमें सामान्य ज्ञान पर दूसरा प्रश्न है। उसमें त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। यानी काव्य संग्रहों के नाम हमें पूछा गया है कवि त्रिलोचन शास्त्री जी के। उसमें पहला हमें 2 ही पूछा गया है, तो हम यहाँ पर उनके जो काव्य संग्रह उन्हें सभी को लिया है। जब आपको जितने लिखने के लिए कहा जाता है उतने ही आप लोग उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला है धरती, दूसरा है दिगंत, तीसरा काव्य संग्रह है गुलाब और बुलबुल, चौथा है उस जनपद का कवि हूँ, और 5वां है सबका अपना आकाश। अब हमें व्याकरण पर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न यहाँ पर भी है, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखिए। परीक्षा में हम लोगों को कृति पत्रिका में कुछ अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से, उन्हें पढ़कर उनका शुद्ध रूप हमें लिखना होता है। यहाँ पर भी कुछ वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य इस तरह देखिए, आप देख रहे हैं, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। यहाँ पर देखिए अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। यहाँ पर यह वाक्य जो है वह बहुवचन में, क्योंकि अतिथि आदर के लिए प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसका उत्तर इस तरह होना चाहिए। उसमें शुद्ध रूप यह है, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है पर बिंदी रखना। यह 2 शुद्ध आप लोगों को लिखना है। दूसरा वाक्य है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। यहाँ पर देखिए अज्ञान शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से। वह अज्ञान शब्द इस तरह लिखना है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। आप लोग देख रहे हैं कि अज्ञान शब्द पहले वाक्य में गलत है, आपको उत्तर के वाक्य में दिया अज्ञान, आप इसके बाद ज्ञान, अज्ञान लिखते समय इसी तरह का वर्तनी का प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा अशुद्ध वाक्य आपके सामने है, उसके सत्य का पराजय हो जाता है। यह वाक्य शुद्ध रूप में इस तरह होगा जो यहाँ पर दिया गया है। उसका उत्तर इस तरह लिखना है, उसका सत्य पराजित हो जाता है। उसका सत्य
पराजित हो जाता है। ऐसा उसका सही वाक्य है। चौथा जो वाक्य है, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यहाँ पर एक शब्द गलत है, यानी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। वह शब्द कौन सा? ताकत। ऐसा ताकत शब्द हिंदी में ताकत इस तरह का प्रयोग करना है। इसलिए शुद्ध रूप में होते समय प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, इस तरह का यह शुद्ध वाक्य है। अब पांचवा जो वाक्य उदाहरण के तौर पर लिया गया शुद्ध है इस तरह, उसमें फूल बिछा है, बिछा दे, इस तरह कहा गया। उसमें फूल बिछा दे, वो शुद्ध रूप में इस तरह होगा, उसमें फूल बिछा दें। फूल ये दीर्घ लिखना न कि ह्रस्व। तो इस तरह यहाँ पर हमारे लिए जो पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण कवि त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखित पद्य पर पूरा स्पष्टीकरण के बाद इस स्वाध्याय को हमने अभी देख लिया। इस स्वाध्याय को अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्वाध्याय है। इसी पर परीक्षा में कृतियाँ इसी के तौर पर पूछे जाते हैं, और इसके बाद हम लोग इसे अगर रखेंगे तो परीक्षा में उत्तर पत्रों, कृति पत्रों का लेखन करते समय आसान हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।